नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा चूक का मामला, आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल फिलहाल इसमें जांच अब कर रही है। कल संसद की कार्यवाही के दौरान 2 लोग अंदर कूदे, उसके बाद पता चला कि 6 आरोपी इसमें शामिल हैं। फिलहाल 5 की गिरफ्तारी हो गई, 1 की तलाश अभी जारी है। आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। संसद की सुरक्षा चूक और आरोपियों पर यूएपीए, बड़ी खबर यह, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फिलहाल दर्ज किया। तो संसद की ये सुरक्षा चूक के दौरान की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से वहां पर भागा दौड़ी मच गई। और फिलहाल आरोपियों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच अब शुरू की गई, पूछताछ लगातार जारी है। तो चलिए, कल के दौरान की तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको लगातार दिखा रहा है कि आखिर कैसे पूरा यह घटनाक्रम हुआ। देखिए आप, कल 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, 1 बजे की यह तस्वीर है। 1 बजे शख्स पीछे से वहां पर निकलकर आता है, दर्शक दरगाह में से वहां पर कूद के जाता है। फिर देखिए 2-3 टेबलें चढ़कर सारे जो वहां पर सांसद महोदय मौजूद हैं, उनके बीच अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। फिर यह शख्स वहीं पर पीले रंग का धुआं छोड़ता है, अपने जूते में से देखिए स्प्रे को निकाल रहा है। ये तस्वीरें उसी दौरान की जब सामने आई। फिलहाल इसी समय वहां तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए, इस आरोपी को पकड़ कर ले गए, फिर पूछताछ की गई। ये पहली तस्वीर थी। फिर इसके बाद जब दूसरी तस्वीर सामने आई संसद के बाहर की, वहां पर एक नीलम नाम की महिला जिसने गुलाबी कलर का वहां पर गैस छोड़ा, उसके बाद वहां पर भी लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो आज के दिन इस पूरे माहौल को क्रिएट कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इस समय बीजेपी के सांसद महोदय यहां पर अपनी बातों को रख रहे थे। उसी दौरान देखिए शख्स किस तरह से टेबलों पर कूदते हुए आगे की तरफ जाता है। और ये नहीं, कई सारे सांसद जब इसे पकड़ते हैं तो हाथापाई भी वहां पर देखी गई। कई लोगों ने वहां पर इसे पीटा भी। इसको लेकर भी देखिए कहा गया कि आखिर संसद के अंदर इस तरह से क्यों। लोकसभा स्पीकर महोदय वहां पर खड़े हो गए। फिर उसके बाद इस तरह से माननीय सांसद उसके बीच पहुंचे, फिर सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आए, उस आरोपी को पकड़ कर ले गए और फिर अब पूछताछ का दौर अब जारी है। ये तस्वीरें कल की हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आरोपी सागर जो पकड़ा गया है, सागर शर्मा, उसके पड़ोसी क्या कह रहे हैं सुनिए आप। बात करें तो क्या किसी आस पड़ोस में नेता के भी संपर्क में था? कुछ राजनीति में रुचि थी उसकी? यहाँ राजनीति में नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो ज़्यादा रहता ही नहीं था यहाँ। अभी तो बाहर गया था, बाहर से आया था। ये 3 महीने से यहाँ रिक्शा चला रहा था। अटल जी के समय से इसी सरकार को क्या है ये सब पता नहीं सर, कैसे क्या हुआ। हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं, कहाँ तक जाएंगे, खाने पे गुजारा कर ले, परिवार चलाने वाले। कोई अगर कोई बात होती, कोई लिंक होता है, पहले से ही होता, पता चलता ना। कहीं मान लो लखनऊ में है, यहीं से कहीं से कुछ पता तो चलना चाहिए। क्यों सर गलत बोल रहा हूँ? जब आपके पास ये सूचना आई तो घर की स्थिति क्या थी? घर वालों का क्या उस वक्त कहना था? क्या बताऊँ मैं सर, जो बताना था बता दिया। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, मुझे इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। जितनी नॉलेज थी बता दिया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं। बस किसी तरीके से छानबीन की जाए सर, उसको देखा जाए क्या है कैसे, बस और कुछ नहीं। कि फंसाया गया है, बस मैं इतना जानता हूँ। अगर वो ऐसा होता तो कहीं कोई लिंक पहले का भी तो होना चाहिए सर। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जिन लोगों के साथ वो कूदा है उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है? हाँ मुझे लगता है वो, क्योंकि यूं ही नहीं मिला होगा, क्योंकि घूमने की हैसियत नहीं है। हो सकता है फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह दोस्ती जैसे लोग कर लेते हैं, ऐसे ही मुलाकात हुई होगी। नहीं, इतना घूमने कितने पैसे छोटे आदमी के पास कहाँ आएंगे, ये भी तो है। फेसबुक के सिवाय कहाँ दोस्ती किसी की ऐसे होगी। इतने दूरियां दिखा रहा, मैं न्यूज़ पे रात में देख रहा था। इतनी दूर कैसे कोई फ़ोन से ही मिल सकता, डायरेक्ट नहीं मिल सकता। एकत्रित करके फंसाया ही गया उसको, एकजुट करके। ऐसे ही लोग फंसा लिए जाते। हो सकता है कोई लालच दी गई हो, इससे ज़्यादा क्या है। आपको लगता है सागर को लालच दी गई होगी, इस वजह से ऐसा किया है? और कोई और क्या हो सकता? नहीं, कहीं रिकॉर्ड भी तो नहीं है कोई सर, ये भी तो सोचो, कोई रिकॉर्ड भी तो।
आरोपियों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। आगे जांच अभी जारी है इस पूरे मामले में। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक की तलाश अभी जारी है। पूरे देश भर में तलाशी अभियान भी चलाया जाएगा कि आखिर वो आरोपी कहां पर भाग निकला, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि ये सभी आरोपी एक जगह बैठकर इस पूरे घटना को लेकर प्लानिंग बनाए। तो चलिए फिलहाल अब सवाल जवाब का दौर है। विवेक तिवारी हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं और वीना अरोड़ा इस समय जो कि हरियाणा से जुड़ी हैं। विवेक, कहा यह जा रहा है कि जो आरोपी सागर शर्मा पकड़ा गया, ये परिवार के लिए रिक्शा चलाता था, रिक्शा के जरिए ही उनका पालन पोषण सब कुछ करता था और घर से ये बोल के गया कि मैं ई रिक्शा आप खरीद कर लाऊंगा। गलत रास्ते पर निकल गया और देखिए एक बड़ी घटना को अंजाम दिया इन आरोपियों ने। फिलहाल जी विवेक बताइए। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इसकी जो फेसबुक पोस्ट है, जो सोशल मीडिया पर इसकी एक्टिविटी है, उसको देख के ये लगता है कि ये कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित है। जो पोस्ट इसकी हमने आज देखी है, कल से लेके आज के बीच में 2 इसने फेसबुक अकाउंट बना रखे थे, जिसमें भगत सिंह की बात की जाती थी, हिंदू मुस्लिम एकता की बातें की जाती थी, किसान आंदोलन जो कुछ साल पहले हुआ था जिसको लेकर काफी हंगामा पचा था देश भर में, उसके पक्ष में उसने बातें कही थी। भगत सिंह को, तमाम ऐसे कम्युनिस्ट विचारधारा के नेता हैं, उनके कोट को वो अपने फेसबुक पे उस पे शेयर करता था। तो ये इतना तो तय है कि वो खास तरह की विचारधारा से प्रभावित है। उसके दोस्त से कल मेरी बात हुई, उसने कहा कि हाँ वो क्रांति की बातें करता था और 6-7 सालों से उसके व्यवहार में ये चेंजेस देखने को मिले हैं, खासतौर से किसान आंदोलन के बाद से। वो बेंगलोर में काम कर चुका है, वो दिल्ली में भी काम कर चुका है, दिल्ली में वो रह भी चुका है, दिल्ली उसका आना जाना था। अब ये यहाँ पे 12-13 साल से लखनऊ में आकर के इसका परिवार यहाँ पर रहता है। बहुत ही लो प्रोफाइल का परिवार है। ई ऑटो चलाता है, बीते 20-25 दिन से ही वो चलाता है। जो जिसका ऑटो ये किराए पे लेके चलाता था, उसके मालिक से इसने कहा कि 4 दिन पहले कहा था कि मैं जा रहा हूँ किसी काम से शादी में और मैं लौट के बृहस्पतिवार को ज्वाइन करूंगा। यानी आज उसको फिर से ऑटो अपना चलाना था। घर पे वो ये कह के गया कि वो धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहा है। तो प्लानिंग इसके दिमाग में पूरी तरह से थी। ये जो 5 लोग पकड़े गए हैं, उसमें से 4 लोग एक दूसरे को जानते थे, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है। दिल्ली की जो पुलिस है वो लखनऊ की पुलिस के संपर्क में है। लखनऊ की पुलिस दिल्ली पुलिस के कहने पर उसके घर पे गई थी, पूछताछ की जा रही है, अभी भी की जा रही है, कल भी की गई थी। तो कनेक्शन इन 4-5 लोगों का आपस में एक साथ है। अब इनको किसी संगठन ने या किसी लीडर ने या किसी व्यक्ति ने इंस्टिगेट किया है, भड़काया है, प्लान करके यहां पर पहुंचाया है, ये जांच का विषय है। तो अभी ये देखना बाकी है कि क्या होगा। लेकिन ये चारों एक खास तरह की विचारधारा से प्रभावित थे, जिसको हम लोग कम्युनिस्ट विचारधारा कहते हैं, और 4-5 आपस में संपर्क में थे। लेकिन विवेक, जिस सागर का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, अभी कुछ देर पहले पड़ोसियों से भी बातचीत कर रहे थे मीडिया कर्मी, उनका भी ये कहना कि हमें अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा कदम ये उठा सकता है। लेकिन कोई तो ब्रेन वॉश किया होगा इनका, क्योंकि देखिए अभी तक, कल के दिन जब मैं गया था दिल्ली में, वहां पर बातचीत किया कई सारे अधिकारियों से, ये कहा गया कि अभी तक किसी संगठन से जुड़ा हुआ इनका वो मकसद समझ में नहीं आया, क्योंकि कुछ दिन पहले धमकी भी मिली थी, उस एंगल से ही बार बार जोड़ के देखा गया इस पूरे मामले को। जो धमकी दी गई थी गुरपंत सिंह पन्नू की तरफ से, एक जो उसका वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके उसने भिजवाया, सर्कुलेट करवाया था, और इस घटना को अगर हम जोड़ें तो दोनों चीजें आपस में जुड़ती जरूर हैं। किसान आंदोलन इसके पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं है, और जो सागर शर्मा है, इसकी फेसबुक पोस्ट पे किसान आंदोलन को लेकर के, जब ये आंदोलन हुआ था उस वक्त कई सारी पोस्ट हैं उसके पक्ष में, और भगत सिंह की फोटो यूज करता है, कम्युनिस्ट विचारधारा के तमाम, चे ग्वारा एक लीडर हैं, उनकी पोस्ट यूज करता है। और हिंदुओं को खासतौर पर यह कहा जाता है कि अगर आप ये मानते हैं कि ईश्वर ने सबको पैदा किया है, तो आपको यह भी मानना चाहिए कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको भी ईश्वर ने पैदा किया है, मुसलमानों को भी यही सोचना चाहिए। तो इस तरह की विचारधारा, वो 9वीं पास लड़का है, लेकिन ये जो विचारधारा है, ये जरूर कहीं ना ब्रेन वॉश तो इसमें जरूर किया गया है, इसको प्रभावित किया गया है। वो कौन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, अब ये देखना बाकी है। ये चारों का तो एक्सपोज हो चुका है। नीलम के बारे में तो खैर सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन में बहुत एक्टिव थी। जो लड़का अमोल डी है, जिसने पास बनवाया था संसद में, जो मैसूर का रहने वाला है, उससे भी सागर शर्मा का कनेक्शन है। ये विवेक, लौट कर आऊंगा। वीना अरोड़ा इस समय हरियाणा से जुड़ गई है। वीना, हरियाणा में ही कहा जा रहा है कि इस पूरे घटना की प्लानिंग तैयार की गई, हरियाणा पुलिस भी एक्टिव है इस पूरे मामले को लेकर। ताजा अपडेट आपके पास क्या है वीना? बिल्कुल, ये बताना चाहूंगी कि जो आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू था, उसकी तरफ से एक धमकी भी दी गई थी कि 2001 13 दिसंबर को पुराने संसद भवन में वहां पर जो है एक आतंकी हमला हुआ था, और वीडियो वायरल में ये कहा गया था कि कल की तारीख को उसी दिन को
जो हमला दोबारा से होगा, जिसके चलते जो पुलिस और जो एजेंसियां थी अलर्ट पर थी, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियों को लेकर एक बहुत बड़ी चूक सामने आई है, क्योंकि संसद के अंदर ऐसे ही अंदर घुस जाना और इस तरह से वहाँ पर नारेबाजी करना और वहाँ पर कनेक्टर से पीले रंग से छोड़ना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी एक लापरवाही चूक सामने आती है। दूसरी बात ये है कि इनमें से दो लोग हैं वो हिसार के हैं, एक हिसार की नीलम है, दूसरा गुड़गांव का जो ललित झा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। जो हस्बैंड वाइफ है जिनके घर में बैठ कर जब की जा रही थी उसकी है और उसकी पत्नी है, जबकि इन दोनों को भी हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा जेल की महिला थी जिसको हिरासत में लिया गया। पुलिस इस मामले में इनसे जांच तो कर रही है, लेकिन इनके सामने जो भी आया है अभी तक उन्होंने ये बताया है कि किसी भी आतंकी संगठन से संबंधित नहीं है, क्योंकि अगर उनकी बात की जाए सारे जो जितने भी ये 6 लोग हैं जिनमें से एक अभी फरार है, ये पांचों के पांचों एक छोटे मोटे परिवारों से संबंध रखते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से इनके लिए इनके साथ शोषण किया जा रहा है। क्योंकि अगर नीलम की बात करें, क्योंकि जब दो युवक अंदर जब 20-20 साल के हैं, एक तो ये सागर शर्मा जो लखनऊ यूपी का रहने वाला है और डी मनोरंजन जो कि कर्नाटक के महसूस है, जब ये लोग सदन के अंदर हंगामा और विवाद मचा रहे थे तो नीलम और जो मुंबई के लातेर का युवक था अमोल वहाँ पर बाहर खड़े होकर नारेबाजी प्रदर्शन कर रहे थे उनका, और जिनके नारे थे भारत माता की जय। आपका विवेक, आपका पूरी जानकारी के लिए। वहीं बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, बड़ी खबर, कल आखिरी घंटे में बाजार ने लगाई बड़ी छलांग थी। सेंसेक्स 69,585 अंक के स्तर पर बंद हुआ था। बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। कल के दिन की अगर बात करें तो आखिरी घंटे में बाजार ने बड़ी छलांग लगाई थी। सेंसेक्स की अगर बात करें तो 69,585 अंक के स्तर पर यह बंद हुआ था। बढ़त के साथ आज के दिन शेयर बाजार खुला। सेंसेक्स 69,585 अंक के स्तर पर बंद हुआ था और आज बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला। सेंसेक्स 69,585 अंक के स्तर पर बंद हुआ था। बड़ी खबर यह। तो चलिए फिलहाल 9 राज्यों से 9 रिपोर्टर जो कि लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। शुभम पांडे समय देखिए मुंबई से लाइव जुड़े हैं। शुभम, ताजा अपडेट क्या है फिलहाल शेयर बाजार को लेकर? देखिए सागर जी, आज सुबह भी सेंसेक्स जो है वो 70,000 के पार खुला है, जबकि निफ्टी की बात करें तो 21,000 के पार खुला। देखिए दो सबसे बड़े शेयर इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं, एक रिलायंस इंडस्ट्री के, दूसरे एचडीएफसी बैंक के। तो आज का ये इस हफ्ते जो शेयर एक्सपर्ट थे, शेयर बाजार के जो एक्सपर्ट थे, जो बड़े जानकार थे, उनका मानना था कि इस हफ्ते में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर की उछाल देखने पड़ी, जो सेंसेक्स होगा उसमें काफी जो है उछाल देखने को मिल सकता है और ऐसा होते हुए दिखाई दे। देखिए सोमवार को 70,000 के पास सेंसेक्स खुला, तो उसके बाद 2 दिन 69,000 पर आकर अटका था। लेकिन आज के दिन फिर से गुरुवार बात करें तो गुरुवार के दिन भी 70,000 के पार, इस वक्त 9:15 बजे के करीब सेंसेक्स जो है 70,000 के पार खुला। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि निवेशकों के लिए बड़ा हफ्ता हो सकता है, क्योंकि इस हफ्ते व्यापार होने की अच्छी उम्मीद जताई गई और शुरुआत ही जब 70,000 के सेंसेक्स के पार हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि व्यापार के लिए कितना ये जो है लाभदायक हो सकता है। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो ये कयास लगाया जाता है कि कब उनके जो शेयर है उसमें उछाल देखने को मिले, तब उनके पैसों की बढ़ोतरी है। तो ऐसे में इस हफ्ते आज के दिन जो सबसे ज्यादा 2 ट्रेंड जो शेयर करते हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं और दूसरी एचडीएफसी बैंक है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरह से सेंसेक्स बल्कि निफ्टी भी जो 21,000 के पास पिछले 4 दिनों से लगातार देख रहे हैं, उसमें भी उसी संख्या पर वो बरकरार होते हुए दिखाई दे रहा है। जय, चलिए शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार और अब आज के दिन किस स्तर पर बंद होता है शेयर बाजार, ये भी देखने वाली बात होगी। दिन भर कितना उतार चढ़ाव रहेगा शेयर बाजार में, इसका भी इंतजार अब रहेगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हैं। कल सीएम पद की भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे। अल्बर्ट हॉल के बाहर मुख्यमंत्री लेंगे शपथ।
पीएम मोदी भी समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र शर्मा शपथ दिलाएंगे। राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां फिलहाल अब तेज हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, कल ताजपोशी होगी। तैयारियां हैं राजस्थान में इसको लेकर, लेकिन आगे अब सुगबुगाहट है तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कि आखिर किसको किसको जिम्मेदारियां दी जाए। राज्यपाल कलराज मिश्र कल के दिन शपथ दिलाएंगे भजन लाल शर्मा को। पीएम नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। बड़ा दिन होगा बीजेपी के लिए। पीएम मोदी भी समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। तो भजन लाल शर्मा के लिए कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक होगा। दीपक कुमार फिलहाल जयपुर से समय लाइव जुड़े हुए हैं, लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं राजस्थान की सियासत को लेकर। दीपक, ताजा अपडेट क्या है फिलहाल? कल के दिन शपथ ग्रहण की तैयारियां कैसे चल रही हैं जयपुर में? बिल्कुल सर, तैयारियां बहुत धूमधाम से की जा रही है और जाहिर सी बात है कि कल राजस्थान के लिए बड़ा दिन होने वाला है। इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी है। अल्बर्ट हॉल के सामने ये प्रोग्राम करने के लिए कहा गया है, जिसके अंदर 6 राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित होने वाले हैं। कई केंद्रीय मंत्री इसमें आने वाले हैं, उप मुख्यमंत्री आने वाले हैं। तो कुल मिला के यहाँ तक बड़े नाम रहने वाले हैं। अमित शाह रहेंगे, राजनाथ सिंह रहेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, जगत प्रकाश नड्डा, नितिन गडकरी, मनसुख मांडविया, रामदास अठावले, कैलाश चौधरी, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा, प्रमोद सावंत, मनोहर खट्टर, मोहन यादव। इस प्रकार से कई बड़े नाम रहने वाले हैं और इसके लिए तैयारियां भी की जा चुकी है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जो है, इससे ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि जो इसके बाद में मंत्री पद, मंत्रियों के लिए कौन सी जो है सीटें महत्वपूर्ण रहने वाली है, किसको कौन सा पद दिया जाएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए, शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए। आपने देखा किस तरह से तैयारियां चल रही हैं इस समय राजस्थान में। वक्त है बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। तो चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही, जहां पर सुबह 10 बजे होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। संसद की सुरक्षा को लेकर यहां पर बैठक की जाएगी। इंडिया गठबंधन की बैठक अब से कुछ ही देर में। दिल्ली से फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 10 बजे होगी इंडिया गठबंधन की बैठक और चर्चाएं यहां पर संसद की सुरक्षा को लेकर। कल के दिन जो घटना हुई उस पर सियासत भी लगातार जारी है और बैठकों का दौर भी। सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक। वहीं एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में नई सरकार का शपथ ग्रहण। विष्णुदेव साय ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है। नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होने वाली है आज के दिन। बैठक में सरकार की प्राथमिकताएं तय की जाएंगी। किसानों और महिलाओं के हित में बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। विष्णुदेव साय ने सीएम पद की शपथ ली। बैठक में सरकार की प्राथमिकताओं को तय किया जाएगा। बड़ी खबर यह, कैबिनेट की बैठक में क्या फैसले लिए जा सकते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब जिन वादों को पूरा करना उसे धरातल पर भी अब उतारना होगा जल्द से जल्द। घोषणा पत्रों में जिन बातों का जिक्र किया है बीजेपी ने, उसको कैसे अमली जामा पहनाया जाए, अब इस पर भी फोकस होगा। प्रदीप नामदेव सहयोगी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। प्रदीप, कैबिनेट की बैठक आज के दिन, बैठक में क्या कुछ संभव है? जी बिल्कुल, देखिए कल जैसा कि विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और डिप्टी सीएम जो है अरुण साह और विजय शर्मा ने शपथ ली, और उसके बाद कल जैसे ही शपथ ग्रहण करने के बाद तुरंत डिप्टी सीएम दोनों और विष्णुदेव साय मंत्रालय गए। मंत्रालय में उन्होंने पूजा पाठ की कार्यभार ग्रहण किया और उसके बाद कल जब उन्होंने मीडिया से चर्चा की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे और सीएम रहेंगे। उसमें चर्चा करेंगे कि आगे
क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी और जो योजनाएं हैं, जो मोदी की गारंटी है, उस पर देखिए जिस दिन विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने थे उस दिन उन्होंने कहा था, साफ तौर पर कहा था कि जो मोदी की गारंटी है उनको हम पूरा करें। और वो जो 18 लाख आवास योजना है, पीएम आवास योजना के तहत उन्होंने कहा था कि जो सबसे पहली कैबिनेट की बैठक में जो फैसला होगा वो होगा प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी है उसमें ये भी शामिल है कि 18 लाख गरीबों को आवास पीएम योजना के तहत। उसके बाद किसानों को जो धान खरीदी है 3100 रुपए, 21 प्रति क्विंटल रुपए 3100 रुपए देगी सरकार। तो देखिए उस पर भी आज फैसला हो सकता है। तो ऐसे कई अहम फैसले हैं जिस पर आज मोहर लग सकती है। और महतारी बंधन योजना की बात करें तो कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन महिलाओं ने मुखौटा लगाकर उनका धन्यवाद दिया कि आपने जो महतारी बंधन योजना है जो हर वर्ष जो सरकार है 12,000 रुपए महिलाओं के खाते में सीधा डालेगी। तो देखिए जो तमाम योजना है उस पर अमल करने के लिए आज जो बैठक रखी गई है इसमें दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे और सीएम रहेंगे। इसमें आगे की जो कैसी रणनीति है वो बनाई जाएगी और जो योजना है हो सकता है उस पर भी आज फैसला लिया जा सके और कोई नई घोषणा की जाए। तो देखिए आज फिलहाल 11 बजे से बैठक शुरू होनी है, मंत्रालय में ये बैठक होगी और उसके बाद जो जितने भी सेक्रेटरी हैं उनसे परिचयात्मक चर्चा जो है दोनों डिप्टी सीएम और सीएम विष्णुदेव साय करेंगे। फिलहाल 11 बजे से बैठक मंत्रालय में शुरू होगी। लेकिन क्या लग रहा है प्राथमिकता में कौन कौन, क्योंकि कहा जा रहा है कि महिला और किसानों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि घोषणा पत्र में देखिए बातें तो तमाम की गई हैं, फोकस क्या होगा मायने रखता है। प्रदीप जी बिल्कुल, देखिए अगर महतारी बंधन योजना की बात करें तो महतारी बंधन योजना का छत्तीसगढ़ में भाजपा को बहुत लाभ मिला है, क्योंकि देखिए जैसे ही योजना जारी हुई तो उसके बाद कार्यकर्ताओं ने जो है घर घर जाकर ये योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया है। और कल प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने महिलाएं आई थी, उन्होंने मुखौटा पहना हुआ था, धन्यवाद किया। तो देखिए महतारी बंधन योजना पर भी आज मोहर लग सकती है। और अगर बात करें किसानों की, छत्तीसगढ़ में किसानों का मुद्दा धान खरीदी का मुद्दा सबसे बड़ा रहा है। तो देखिए 3100 रुपए भाजपा ने देने की बात कही थी और किसान बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ज्यादा पैसा मिलेगा। पहले 2600 रुपए कुछ मिलता था और अब नई सरकार बनी है भाजपा की तो 3100 रुपए की घोषणा की थी उन्होंने अपनी मोदी की गारंटी घोषणा पत्र में। तो देखिए आज उस पर भी मोहर लग सकती है। और 18 लाख जो आवास है प्रधानमंत्री योजना पीएम आवास योजना के तहत, तो देखिए जो गरीबों को 18 लाख मकान मिलने हैं उनकी आज मोहर लग सकती है। फिलहाल 11 बजे से बैठक शुरू होगी। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साह शामिल होंगे और जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय वो भी शामिल होंगे। और इस पर चर्चा की जाएगी कि आगे किस तरह से रणनीति बनानी और क्या करनी। और उसके बाद जो सेक्रेटरी है सभी उनसे परिचयात्मक चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। चलिए शुक्रिया प्रदीप पूरी जानकारी के लिए। वहीं आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, भोपाल में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। बैठक में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो सकता है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सहित 5 नेताओं की दावेदारी। सभी विधायकों को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया। रणदीप सुरजेवाला और जितेंद्र भवर सिंह भी यहां पर मौजूद होंगे। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो सकता है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष सहित 5 नेताओं की दावेदारी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सुरजेवाला और जितेंद्र भवर सिंह भी मौजूद होंगे। विनीत श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। विनीत, ताजा अपडेट क्या है, बैठक कितनी देर में होने वाली और क्या कुछ हो सकती है चर्चाएं? बैठक जो है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ठीक 11:30 बजे शुरू हो जाएगी और कांग्रेस के जितने भी विधायक जीते हुए हैं उस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। लेकिन कल जब कमलनाथ का एक बयान आया छिंदवाड़ा में, उन्होंने सम्मान समारोह जो रखा गया था छिंदवाड़ा की 7 सीटों को जीत कर, उसमें कमलनाथ जब बोल रहे थे तो कमलनाथ ने ये कहा कि मैं रिटायर होने वाला नहीं हूँ। लेकिन मैं बता दूं कि इसका ये कहीं से भी ये मायना नहीं निकलता कि कमलनाथ जो है वो नेता प्रतिपक्ष बनने वाले, क्योंकि पिछली बार भी जब वो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे तो उसके बाद बीच कार्यकाल में ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत जो है वो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। इस बार की अगर हम लोग बात करें तो जो चेहरे सामने आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहला चेहरा जो सामने आ रहा है वो उमंग सिंघार का आ रहा है, जो कि आदिवासी नेता है और 4 बार के लगातार विधायक है। वे राहुल गांधी के निकट भी माने जाते हैं। साथ ही उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसमें दिग्विजय सिंह से उन्होंने माफी मांगी थी। तो ये जो ट्वीट था ये इसी का आधार बनाकर लोग बोल रहे हैं कि इस बार जो है वो उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी
दो नाम और आदिवासी चेहरे के तौर पर सामने आ रहे हैं। एक बाला बच्चन आ रहे हैं जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं और 6 बार के लगातार के विधायक है ताजपुर से, उनका नाम भी आगे चल रहा है, जो कि कमलनाथ के बहुत ज्यादा विश्वास पात्र माने जाते हैं। इसके अलावा डिंडोरी से ओमकार सिंह मरकाम है जो कि 4 बार के विधायक है और एआईसीसी के मेंबर भी है और निर्विरोध चेहरा है, वो शांत स्वभाव के हैं, तो उनका नाम भी आदिवासी चेहरे के रूप में आगे जा रहा है। वहीं श्री राम निवास रावत भी जो है उनका नाम भी आगे आ रहा है ओबीसी वर्ग के तौर पे। अजय सिंह का सामान्य वर्ग से आ रहा है। तो ये कुछ 4-5 नाम जो हैं वो आगे चल रहे हैं जो कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में है। मैं बता दूं कि आज अगर विधायक दल इस नाम को तय भी करता है तो इसका ऐलान होने की संभावना आज नहीं है, ऐलान दिल्ली से ही किया जाना है। तो आज लेकिन ये जरूर है कि नेता प्रतिपक्ष पर बात जरूर होगी। आपने उमंग जी का जिक्र किया, आखिर अगर बात करें उनके राजनीतिक करियर को लेकर या फिर और जो नेता कतार में शामिल हैं, प्रमुखता में ये लोग क्यों हैं? प्रमुखता में इसलिए है कि एक तो आदिवासी चेहरा है और बीजेपी ने जिस तरीके से सत्ता और संगठन में जातिवाद को संतुलित किया है, उसी तरीके से आदिवासी जो चेहरा है बीजेपी ने अभी तक उसको मौका नहीं दिया था। जो तीनों जो नियुक्तियां हुई, बल्कि 4 नियुक्तियां विधानसभा अध्यक्ष की भी, उसमें राजपूत, ओबीसी, एसटी, एससी और क्या बोलते हैं सामान्य वर्ग को मौका दिया था, लेकिन आदिवासी चेहरे के तौर पे अभी तक 4 पदों पे किसी को मौका नहीं दिया गया था। तो इसीलिए कांग्रेस जो है वो जातिगत जो गणित है उसको साधना चाहती है और आदिवासी चेहरे को आगे बढ़ाना चाहती है। वहीं उमंग सिंगार की बात करें तो पिछले 4 बार के विधायक और पिछली बार वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन में रहे और राहुल गांधी के बड़े निकट है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जमुना देवी के वो भतीजे भी हैं और आदिवासी राजनीति शुरू से करते आ रहे हैं, तो इसलिए उमंग सिंगार का नाम आगे है। ठीक है, लेकिन विनीत, कांग्रेस प्लानिंग क्या कर रही है? क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव हारने के बाद कहा जा रहा है कि अगला टारगेट लोकसभा चुनाव है। क्या बैठक में आने वाले समय में इन सब को लेकर भी चर्चाएं, कुछ रणनीतियों को लेकर? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस अगर उमा भारती के बाद अगर किसी के बयानों से अगर सबसे ज्यादा आहत हुई है तो वो शिवराज सिंह चौहान थे। और शिवराज सिंह चौहान की जो कार्यप्रणाली थी कहीं ना कहीं पिछले इतने सालों से कांग्रेस को लगातार बैकफुट पर धकेल रही थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा वो शिवराज सिंह चौहान नहीं बल्कि मोहन यादव है। तो यहाँ से कांग्रेस को एक उम्मीद जागी है कि लोकसभा सीट में जो है वो पिछली बार का जो उनका रिजल्ट था 28-1 का, वो इस बार सुधार पाएगी और तकरीबन 10 से 11 सीटों की उम्मीद लेकर कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरेगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बीजेपी के द्वारा जो सत्ता परिवर्तन कर जो लोगों को बिठाया गया, लौट कर आऊंगा। स्वास्थ्य मंत्री फिलहाल इस समय क्या कुछ कह रहे हैं वो भी दर्शकों को सुना देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री फिलहाल क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। आज सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ आज देश की 3 करोड़ महिलाओं को मिला है। महिला समृद्धि की ओर आगे बढ़े, इसलिए लखपति दीदी की योजना मोदी जी ने चलाई और 2 करोड़ हमारी लखपति दीदी बने, उसके लिए गति से काम चल रहा है। वैसा ही देश में सभी महिलाओं के पास बैंक अकाउंट हो, 50% महिला 50% बैंक अकाउंट को रेशियो में आज हम पहुंच गए हैं। और महिलाओं को समृद्ध करने के लिए मोदी जी ने थोड़े दिन पहले ही नमो ड्रोन दीदी यानी कि देश में 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त करने के लिए उसको ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको ड्रोन दिया जा रहा है ताकि वो अर्थोपार्जन भी कर सके और एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा नया रिफॉर्म में बदलाव का वो हिस्सेदार बने। भारत सरकार की फर्टिलाइज़र कंपनियां आज महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को, हमारी नमो ड्रोन दीदी को तालीम दे रहे हैं, उसको ड्रोन प्रदान कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये हमारे 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सशक्त होंगे और उसमें से एक महिला ट्रेन होगी, वो किसान के खेत में जाके। तो
तो चलिए बड़ी खबर की तरफ चलेंगे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ा सर्दी का सितम, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से ठंडक अब बढ़ गई है। यूपी के कई जिलों में पारा लगातार गिरने लगा है। जम्मू हिमाचल में भी सर्दी ने बहुत ज्यादा दस्तक दे रही है। लोगों की परेशानी इस समय बढ़ने लगी है, मैदानी इलाकों से लगा है पहाड़ी इलाकों तक। पहाड़ी राज्यों में जब बर्फबारी शुरू हुई तो उसके बाद पारा लगातार गिरने लगा मैदानी इलाकों का भी। दिल्ली में पारा 60 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। यूपी में 10 डिग्री तक गिर गया पारा। दिल्ली एनसीआर में अभी और गिरेगा पारा। अगले कुछ दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव आप देखेंगे। दिसंबर महीने में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कश्मीर से जारी शीतलहर के बीच श्रीनगर में मंगलवार को इस मौसम की सबसे ठंडी रात भी दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर की राजधानी में सोमवार को न्यूनतम तापमान 0 से 4.8 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किए जाने के कुछ दिन बाद पारा 0 से 5.3 डिग्री सेल्सियस नीचे खिसक गया। देखिए बर्फबारी की ये तस्वीरें हैं जो पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और पहाड़ी इलाकों में ही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। कई जगहों पर पारा गिर गया और आने वाले दिसंबर के महीनों में भी इसी तरह से मौसम बना रहेगा। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कई जगहों पर थोड़ी जिंदगी की रफ्तार मानो रुक सी गई, क्योंकि भीषण ठंड में हालात ऐसे ही हो जाता है। प्रशासन, सरकार, इन सब की क्या व्यवस्थाएं हैं पूरे देश भर में, ये भी काफी अहम हो जाता है। जम्मू हिमाचल में भी सर्दी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में भी सर्दी का सितम। तो देखिए किस तरह से पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर लगातार शुरू है। लोग इसी तरह से अलाव का सहारा ले रहे हैं। कई जगहों पर हालात इसी तरह से दिखाई दे रहे हैं। न्यूनतम तापमान कई जगहों पर 0 से 5 डिग्री तक भी दर्ज किया गया। बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई। चाहे हम बात करें यूपी की, चाहे हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, हालात ऐसे ही बने हुए हैं। वहीं दिल्ली में भी पारा 60 डिग्री दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में ये 5, 3, 4 ऐसे आपको घटते हुए क्रम में दिखाई दे सकता है। यूपी में भी हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। 10 डिग्री पारा पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में मौसम वैज्ञानिकों का यह कहना है कि ये पारा अभी और भी ज्यादा गिरेगा। तस्वीरें थोड़ी बदलेंगी। ठंड को लेकर अभी और भी परेशानियां लोगों की बढ़ सकती हैं। मौसम में उतार चढ़ाव इसी तरह से जारी रहेगा। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जो है शुरू होने के बाद मैदानी इलाकों में इसका असर बहुत ज्यादा देखिए दिखाई दे रहा है। बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई। पुष्कर लगातार जो कि अपडेट दे रहे हैं ठंड को लेकर। पुष्कर, ताजा अपडेट क्या है, किस तरह से मैदानी इलाकों में हालात है और पहाड़ी इलाकों में? बिल्कुल देखिए सागर, आपने सही कहा कि पहाड़ से लेकर मैदान तक जो है, जिस तरह से जो कल की जो बर्फबारी यहाँ पे हुई है पूरे उत्तराखंड में, चमोली हो या आपका जो है पिथौरागढ़ हो या आपका बागेश्वर हो या आपका जो है उत्तरकाशी हो या आपका जो है रुद्रप्रयाग जिला हो, तो जिस तरह से मौसम विज्ञान ने अपना अलर्ट जारी किया था कि बर्फबारी होगी, उसके बाद जो है शीतलहर एक प्रकार का आपने देखा होगा मैदान से लेकर पहाड़ तक एक चुटरन सी पैदा हो गई है। लेकिन हाँ, हालांकि कल 2 बजे के बाद जो है धूप खिलनी शुरू हो गई और आप मेरे पीछे देख रहे हो कि आज जरा सा वो ताजगी नहीं है, वो वजन नहीं है धूप में, जिस तरह से पिछले दिन जो बारिश हुई थी। अगर जनपद चमोली की अगर बात करी जाए तो जनपद चमोली का जिस तरह से आपने तापमान की बात करी, यहाँ भी 10 डिग्री का तापमान है। रुद्रप्रयाग की अगर बात करूँ तो यहाँ -5 में तो है इस समय जो है तापमान है। तो कहीं ना कहीं जब बारिश होती है, बर्फबारी होती है, उसके बाद जब प्रशासन अपनी हरकतों में आता है या अलाव की व्यवस्था करता है या रेन बसेरों की अगर सागर में बात करूँ तो रेन बसेरे को लेकर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है प्रत्येक जिला अधिकारी को आदेश दिया था कि यदि ऐसी कोई कंडीशन होती है, यदि बर्फबारी ज्यादा होती है तो इसको लेकर जो है आप तत्पर रहें, आप अपनी सावधानी बरतें। सागर, सबसे बड़ी बात उन क्षेत्रों की चलिए शुक्रिया पुष्कर, पूरी जानकारी के लिए अपडेट आपसे आगे लेते रहेंगे। वहीं एक और बड़ी खबर, दिल्ली वासियों पर डबल अटैक। ठंड के बीच दिल्ली की आबोहवा खराब हो चुकी है।
प्रदूषण गंभीर श्रेणी में है और आने वाले समय में एक्यूआई लेवल और भी खराब हो सकता है। 323 पर एक्यूआई लेवल, लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी हो रही है। एक्यूआई लेवल लगातार गिरता हुआ। दिल्ली एनसीआर के तमाम वो इलाके जहां पर एक्यूआई लेवल में पिछले कुछ दिनों से लगातार इसी तरह से खराबी देखी जा रही है। सांस लेने में परेशानी, तरह तरह की बीमारियां, लोगों की तबीयत खराब। हैदर अली लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। हैदर, ताजा अपडेट क्या है एक्यूआई लेवल, क्योंकि देखिए दिन प्रतिदिन उतार चढ़ाव इसमें देखा जा रहा है। देखिए सागर, गाजियाबाद में अगर बात की जाए तो गाजियाबाद के अंदर लगातार न्यूज इंडिया ने इसको प्रमुखता से बताया है, अधिकारियों की जो अनदेखी है वो कहीं ना कहीं लोगों पर भारी पड़ रही है। प्रदूषण का लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, गंभीर श्रेणी पे पहुंच रहा है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का इस पर कोई भी धरातल पर जो कड़े कायदे कानून होने चाहिए, जो बनाने चाहिए, जो अमल में लाए जाने चाहिए, और ऐसा नहीं है। देखिए बात की जाए ग्रेड 4 का नियम लागू अगर करते हैं या ग्रेड 3 का भी होता है तो उसके अंदर डिमोलिशन की जो कार्यवाही वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो लगातार जारी है, चाहे जीडीए की हो, चाहे नगर निगम की हो। जो नगर निगम स्वच्छता की बात करता है, ये कहता है कि दिल्ली सेंटे हमारी जो लोनी है वहां पर स्वच्छता में वो नंबर 1 आया है। लेकिन वहां अगर बात करें प्रदूषण का लेवल सबसे ज्यादा खराब श्रेणी में है। लोगों ने मॉर्निंग वॉक पर जाना अवॉइड कर दिया है, मास्क लगाकर लोग निकल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों का इस पर जो खास करके जो नियम बनाए गए हैं एनजीटी के, उसको लेकर अगर बात की जाए तो धरातल पर धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें डिमोलिशन की कार्रवाई के बाद अगर बात करते हैं तो निर्माण कार्य जो नए हैं वो चलाए जा रहे हैं। अस्पतालों में लोगों की भीड़ लग रही है, समय के मरीज आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये प्रदूषण कब तक इसी तरह से हावी रहेगा, लोगों पर ही देखने वाली बात होगी। शुक्रिया इधर पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा मुकाबला आज है। 3 T20 मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे है। आज के मैच में भी बारिश का साया है। पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था। दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने जीत हासिल की थी डीएल मेथड से, लेकिन आज देखना होगा कि किस तरह से भारत खेलता है आज के मैच को। 3 मैचों की सीरीज, लेकिन 1-0 से दक्षिण अफ्रीका आ गया। पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ था। देखिए आज भी मैच पर बारिश का साया दिखाई दे रहा है। सहयोगी करण लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। करण, आज के मैच को अगर देखा जाए तो भारत के लिए करो या मरो का भी यह मुकाबला है, लेकिन बारिश के कारण मैच अगर रद्द हुआ तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी। करण जी सागर, जब भी ऐसे मैचेस होते हैं, देखिए साउथ अफ्रीका में जितने भी मैचेस होते हैं ज्यादातर वो बारिश की भेंट चढ़ जाते हैं। अब पहला भी मैच बारिश हुआ, पहले मैच में भी, दूसरे मैच में भी, अब तीसरे मैच में भी खबर आ रही है कि बारिश हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सूर्य कुमार यादव है वो यही चाहेंगे कि मैच ये जीते और सीरीज को बराबर कर दे, क्योंकि अगर सीरीज बराबर नहीं होती जैसा आपने कहा तो ये मैच ऑटोमेटिकली साउथ अफ्रीका को दे दिया जाएगा और सीरीज पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका जीत जाएगी। लेकिन अगर ये मैच होता तो मैच हाई स्कोरिंग मैच रहने वाला है, क्योंकि देखिए धर्मशाला की तरह यहाँ पे जोहान्सबर्ग में जो स्टेडियम है द वेंडरर्स स्टेडियम, वो काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे है। तो जो हाई ऑल्टीट्यूड पे स्टेडियम होते हैं उस चलिए, शुक्रिया करण पूरी जानकारी के लिए। आज तीसरा मुकाबला, सभी की निगाहें होंगी कि आखिर भारतीय टीम कैसा खेल दिखा दी। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।